Hello everyone, welcome to our channel Panisha for competitive examinations and I'm Shweta. So आज हम करने वाले हैं important one liners from लूसन बुक. ठीक है, so लूसन बुक की वन लाइनर्स करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से करने वाले हैं. ठीक है ना. so आज डे 5 है. so अभी तक हमने 4 क्लासेस कर लिया है. ठीक है ना. so ये क्लास आपको मंडे से फ्राइडे मिल जाता है. ठीक है ना. सैटरडे को हम दूसरा कुछ टॉपिक पढ़ लेते हैं. ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. देखते हैं आज का पहला वन लाइनर कौन सा है. एंड ये वन लाइनर्स जो भी है ना, आपके सारे के सारे एग्जामिनेशंस के लिए यूजफुल रहेगा. ठीक है ना. एसएससी हो, रेलवे हो या स्टेट लेवल के एग्जामिनेशंस हो. सो फर्स्ट वन लाइनर आ गया है. यहाँ पे देखना, हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स इज जिंदागाड़ा पीक. सो यहाँ पे हम बात करें ईस्टर्न घाट्स के बारे में. ठीक है ना. ईस्टर्न घाट्स के बारे में बात हो रही है और इसमें हाईएस्ट पीक की बात हो रही है. सो ईस्टर्न घाट्स में जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है जिंदागाड़ा पीक. ठीक है ना. सो थोड़े इम्पोर्टेंट पीक्स के बारे में जानेंगे. ठीक है ना. अगर हम बात करेंगे नीलगिरी माउंटेन्स के बारे में, नीलगिरी पता है ना आपको, नीलगिरी माउंटेन्स के बारे में बात करेंगे. तो इसमें हाईएस्ट पीक कौन सा है पता है क्या आपको? दोदा बेटा जो है नीलगिरी माउंटेन्स का हाईएस्ट पीक है. ठीक है. तो अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे वेस्टर्न घाट्स के बारे में बात करेंगे. सो वेस्टर्न घाट्स में हाईएस्ट पीक कौन सा है? सो आना मुड़ी जो है वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है. ठीक है ना. सो याद रख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. देन हम बात करेंगे विंध्या. सो विंध्या माउंटेन्स में यहाँ पे हाईएस्ट पीक कौन सी है? सो वो है कालूमार पीक. कालूमार पीक जो है विंध्यास में, यहाँ पे हाईएस्ट पीक है. ठीक है. सो नेक्स्ट हम आरावली माउंटेन्स के बारे में बात करेंगे. आरावली में हाईएस्ट पीक कौन सी है? गुरु शिखर है. ठीक है ना. गुरु शिखर. सो ये जो है यहाँ पे हाईएस्ट पीक है. नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे माउंटेन सतपुरा रेंजेस में यहाँ पे हाईएस्ट पीक कौन सी है? धूपगढ़ है. ठीक है. धूपगढ़ जो है सतपुरा के हाईएस्ट पीक है. ठीक है ना. याद रख लीजिए, ये सारे के सारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में काफी बार पूछे गए थे. ठीक है. चलो नेक्स्ट वन नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट आ गया है हिली रेलवेज ऑफ इंडिया. सो यहाँ पे हिली रेलवेज जो है हमारे कंट्री के, यूनेस्को ने उनको रिकॉग्नाइज किया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर. वो कब किया था? 1999 में किया गया था हिली रेलवेज. अगर हम बात करेंगे कौन से हिली रेलवेज को रिकॉग्नाइज किया है यूनेस्को ने, तो पता हो एक बार, सबसे पहले आ जाती है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज. दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज को यूनेस्को ने यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया है. और कौन सा है? नीलगिरी माउंटेन रेलवेज को भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया है यूनेस्को ने. नीलगिरी माउंटेन रेलवेज. और लास्ट वाला है कालका शिमला रेलवे. सो कालका से शिमला जाने वाला जो बीच में जो पड़ता है रेलवे, उस रेलवे को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को के द्वारा. ठीक है ना. सो ये सारे के सारे जो है हिली प्लेसेस में थे, दार्जिलिंग, नीलगिरी एंड कालका शिमला रेलवे. सो ये तीनों ही जो है यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए हैं. ठीक है ना. ओके राइट एवरीवन, समझ में आ गया है ना. सो नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनेस्को के बारे में. सो इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था पता है क्या? 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी. अगर हम बात करेंगे इसके हेडक्वार्टर्स के बारे में, वो है पेरिस में. ठीक है. इतनी सी चीज़ पता है ना. सो नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया के साइट्स जो है. इंडिया में 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है. ठीक है. तो चलो नेक्स्ट वन देखते हैं. अभी हम इतना याद रख लीजिए और नोट डाउन करते हुए जाइए. ठीक है ना.
सो यहाँ पे थर्ड वन देखना, यहाँ पे क्या है, नागरहोल नेशनल पार्क इज इन कर्नाटका। सो यहाँ पे ये जो नेशनल पार्क है, नागरहोल नेशनल पार्क, ये कर्नाटका में है, ठीक है। सो अगर हम बात करेंगे कौन से नेशनल पार्क है कर्नाटका में, वो भी पढ़ लेते हैं साथ ही साथ, ठीक है ना। सो अंशी नेशनल पार्क है, आशी नेशनल पार्क, कूदरमुख नेशनल पार्क है, बानरघट्टा नेशनल पार्क है, और कौन से है बताओ। और ये जो बानरघट्टा है ना, इंडिया का पहला बटरफ्लाई पार्क है। इंडिया फर्स्ट बटरफ्लाई पार्क कौन सी है, तो वो हो जाती है बानरघट्ट नेशनल पार्क, ठीक है ना। सर नेक्स्ट हम बांदीपुर है, बांदीपुर नेशनल पार्क है, और कौन से है, बांद्रा टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पे, बांद्रा टाइगर रिजर्व। सो ये नेशनल पार्क है, कहाँ पे, नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व है कर्नाटका में, ठीक है ना। सो अगर हम एक बार बात कर लेंगे कर्नाटका के बारे में, तो इसकी सीएम, कर्नाटका का सीएम के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, वो है BS येडुरप्पा, येडुरप्पा, ठीक है। नेक्स्ट हम गवर्नर की बात करेंगे। सो गवर्नर कौन है, वाजपेयी वाला है, वाजपेयी वाला जी है, ठीक है ना। सो हम क्या करेंगे, सैटरडे के दिन 7 o'clock को आपको मिल जाएगा कौन सा वीडियो, अपडेटेड सीएम एंड गवर्नर का वीडियो आपको मिलने वाला है सैटरडे को, ठीक है ना। उस क्लास को अटेंड कीजिए 7 PM को सैटरडे, ओके। सो चलो अगर हम बात करेंगे और बात करेंगे कर्नाटका का कैपिटल बेंगलुरु के बारे में, आज हम बात करेंगे तो इसका निक नेम्स देखेंगे हम, निक नेम्स, ठीक है। सो क्या क्या नेम्स है बैंगलोर को, इसको IT कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है, क्या बोला जाता है, IT कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है, गार्डन सिटी बोलते हैं इसको, इसका निक नेम्स गिवन है, ठीक है ना, ये सारे के सारे गार्डन सिटी बोलते हैं हम इसको। और क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है, ये सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। और इसको साइंस सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसरो है, ओके। इसरो का हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है, ठीक है ना, साइंस सिटी ऑफ इंडिया। और इसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये सारे के सारे निक नेम्स है, ठीक है ना, याद रख लीजिए। तो चलो इसको स्पेस सिटी भी बोला जाता है, ओके। सो चलो नेक्स्ट वन देखते हैं, इतना याद रख लीजिए और लिख लीजिए। सो चलो, सो यहाँ पे देखना, गोदावरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम नासिक महाराष्ट्र। सो गोदावरी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, तो वो जो है नासिक महाराष्ट्र से ओरिजिनेट हो रही है, यानी वहां से जो है गोदावरी स्टार्ट होती है, ठीक है ना, ओके। सो थोड़े इम्पोर्टेंट रिवर्स का जो है हम क्या देखेंगे, अभी थोड़े इम्पोर्टेंट रिवर्स का ओरिजिन देखेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे ध्यान से देखना, सबसे पहले हम बात करेंगे गंगा की। सो गंगा जो है कहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, लिख लीजिए, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। गौमुख, ये गौमुख से, गंगोत्री ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है ना, लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, ओके। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कावेरी के बारे में, कावेरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है। सो ये ब्रह्मगिरी हिल्स से ओरिजिनेट होती है, ठीक है ना, ब्रह्मगिरी हिल्स से ओरिजिनेट होती है कावेरी। नेक्स्ट हम ताप्ती के बारे में देखेंगे, ताप्ती कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ताप्ती रिवर बैतूल डिस्ट्रिक्ट से, ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP, मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से ये ओरिजिनेट होती है ताप्ती, ठीक है ना। सो नेक्स्ट यहाँ पे और कौन से है, तुंगभद्रा देखेंगे, तुंगभद्रा कहाँ से ओरिजिनेट होती है,
गंगमुल पीक, कर्नाटका के जो गंगमुल पीक है ना, उससे तुंगभद्रा जो है ओरिजिनेट होती है, ठीक है ना। ठीक है, सो यहाँ पे तुंगभद्रा गंगमुल पीक ऑफ कर्नाटका से यहाँ पे ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोम रिवर के बारे में। ये नाग माउंटेन्स, सो नाग माउंटेन से ओरिजिनेट करती है। नाग माउंटेन्स कहाँ पे है? अजमेर में है। अजमेर कहाँ पे है? राजस्थान में है, ठीक है ना। यहाँ से सोम रिवर ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट हम सतलज सतलज रिवर के बारे में बात करेंगे। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? सो ये रक्षस्थल लेक से ओरिजिनेट होती है। कहाँ से? ये कहाँ पे है? तिब्बत मानसरोवर के पास में। सो मानस सरोवर तिब्बत के पास से रक्षस्थल लेक से ओरिजिनेट होती है सतलज, ठीक है ना। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे झेलुलम के बारे में। झेलुलम कहाँ से ओरिजिनेट होती है? सो ये शेषनाग लेक से जो है ओरिजिनेट होती है झेलुलम, ठीक है ना। ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए अपने नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चलिए, ठीक है ना। तो चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे देखना, द सिटी सूरत इज बिसाइड द रिवर ताप्ती। सो ताप्ती कहाँ पे है? सूरत सिटी में है, ठीक है ना। सो यहाँ पे आप टॉपिक पढ़ते हो ना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सी होती है? सिटी बिसाइड्स रिवर। सो उसी टॉपिक को यहाँ पे हम थोड़ा कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। सो थोड़े चीज़ें पढ़ लेंगे, कौन से सिटी में यहाँ पे कौन सा रिवर है, ठीक है ना। सो यहाँ पे सूरत में ताप्ती है, तो आगरा में कौन सा है? आगरा में कौन सा रिवर है? तो वो हो जाता है यमुना। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। अयोध्या की बात करेंगे। अयोध्या में कौन सी रिवर है? वो है सरयू। सरयू रिवर अयोध्या में है। देन हम बात करेंगे कानपुर के बारे में। कानपुर में कौन सा है? गंगा है, गंगा नदी है यहाँ पे। लखनऊ में कौन सी है? लखनऊ में गोमती रिवर है, ठीक है ना। देन जबलपुर की बात करेंगे। जबलपुर में कौन सी है? जबलपुर में नर्मदा है, ठीक है ना, नर्मदा रिवर है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन से? हैदराबाद। हैदराबाद के साइड में कौन सी है? हैदराबाद सिटी में कौन सी है? मूसी रिवर है यहाँ पे, ठीक है ना। कोटा की बात करेंगे। कोटा में कौन सा रिवर है? चंबल है। और उज्जैन में कौन सा है? उज्जैन में शिप्रा रिवर है, ठीक है ना। ये थोड़े इंपॉर्टेंट जो है मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है ना। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो चलो नेक्स्ट वन देख लेते हैं। So World Earth Day is observed on 22nd of April. So यहाँ पे अर्थ डे जो ऑब्जर्व किया जाता है वो 22nd ऑफ अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। सो थोड़े इम्पोर्टेंट डेज हम अप्रैल के पढ़ लेते एक बार, ठीक है ना। वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करेंगे तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड हेरिटेज डे। हेरिटेज डे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। वो 18 अप्रैल को, सारे के सारे हम अप्रैल के पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल। देन नेशनल पंचायती डे। नेशनल पंचायती डे कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड मलेरिया डे। वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि मलेरिया के ऊपर अवेयरनेस लेके आना चाहते हैं, इसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए अवेयरनेस लेके आने के लिए इस डे को मनाया जाता है। देन यहाँ पे इंटेलेक्चुअल
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को, ठीक है ना। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे सेफ मदरहुड डे। सेफ मदरहुड डे जो है मनाया जाता है कब? 11 अप्रैल को, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड होम्योपैथी डे। होम्योपैथी डे ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें कब वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाते हैं? 10 अप्रैल को। अगर है अप्रैल की बात करेंगे तो इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली है वर्ल्ड मलेरिया डे, क्योंकि डिसीजेस के डेज ना बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, याद रख लीजिए, ठीक है ना। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो वर्ल्ड मलेरिया डे है, वो हम मनाते हैं 25 अप्रैल को, ठीक है ना। और बाकी इम्पोर्टेंट तो यहाँ पे हेल्थ डे हो जाता है, हेरिटेज डे, पंचायत डे, बाकी सारे इम्पोर्टेंट ही है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो मलेरिया डे है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन देख लेते हैं। यहाँ पे दाठी वर्मन या धांटी दुर्गा इज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनास्टी। ये दाठी दुर्गा जो है राष्ट्रकूटा डायनास्टी का फाउंडर था, ठीक है ना। यहाँ पे राष्ट्रकूटा डायनास्टी वाले तो आपको पता ही होंगे, इन्होंने क्या किया है, सबसे ज्यादा फेमस काम इनके द्वारा जो किया गया है, इन्होंने जो है अजंता एंड एलोरा केव का कंस्ट्रक्शन यानी क्राविंग जो है करवाया था, ठीक है ना। अजंता एंड एलोरा केव जो है इनके द्वारा किया गया है, ठीक है। चलो, और अगर हम बात करेंगे तो इम्पोर्टेंट डायनास्टीज एंड उनके रूलर्स के बारे में, इनके फाउंडर्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखना, इस तरफ मैं रूलर्स का नाम लिखूंगा, डायनास्टी का नाम लिखूंगी, और यहाँ पे रूलर्स फाउंडर्स का नाम लिखूंगी, ठीक है ना। डायनास्टी एंड फाउंडर, ध्यान से यहाँ पे पढ़ लेना। फर्स्ट यहाँ पे आती है हरियांका डायनास्टी। हरियांका डायनास्टी, हरियांका डायनास्टी का फाउंडर कौन था? बिंबिसार था। बिंदुसार नहीं, बिंबिसार। बिंबिसार और बिंदुसार में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था और बिंबिसार हरियांका डायनास्टी का फाउंडर था, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे शुंग डायनास्टी के बारे में। शुंग डायनास्टी का फाउंडर कौन है? वो है पुष्यमित्र शुंग हो जाएंगे, ठीक है ना। पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कान्वा डायनास्टी, देख लेते हैं। कान्वा डायनास्टी का फाउंडर कौन था? वासुदेव था, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कान्वा डायनास्टी का फाउंडर वासुदेव है। और मौर्यन डायनास्टी का फाउंडर कौन था? चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम नंदा डायनास्टी के बारे में बात करेंगे। नंदा डायनास्टी का फाउंडर थे कौन? महापद्मनाथ, ठीक है। अगर हम बात करेंगे सातवाहना डायनास्टी के बारे में, सातवाहना डायनास्टी का फाउंडर कौन था? वो है सीमुक, ठीक है। याद रख लीजिए, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। देन हम बात करेंगे गुप्ता डायनास्टी के बारे में। गुप्ता डायनास्टी का फाउंडर कौन थे? श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्ता जो है गुप्ता डायनास्टी का फाउंडर था। चोला डायनास्टी के बारे में बात करेंगे, बहुत मैं पढ़ा भी चुकी हूँ आप लोगों को। कौन है? विजयालया, ठीक है ना। विजयालया जो है छोला डायनास्टी का फाउंडर था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे पाल डायनास्टी। पाल डायनास्टी का फाउंडर कौन थे? गोपाल थे, ठीक है ना। गोपाल जो है पाल डायनास्टी के फाउंडर थे। इतना ही पढ़ेंगे डायनास्टी एंड फाउंडर। आगे हम चल के दूसरे क्लासेस में और भी फाउंडर्स ऑफ डायनास्टी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। चलो अभी नेक्स्ट वन देख लेते हैं। कांडला सी पोर्ट, द ओल्डेस्ट नेचुरल पोर्ट इज इन गुजरात। कांडला सी पोर्ट जो है सबसे पुराना पोर्ट है, और ये कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है ना।
कांडला सी पोर्ट जो है सबसे पुराना है और वो गुजरात में है, ठीक है। सो चलो अभी हम थोड़े इम्पोर्टेंट पोर्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे पहला वाला है नहावा शेवा, नहावा शेवा सी पोर्ट, और इसको हम ना जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं इसको, और ये कहाँ पे है? मुंबई में है, ठीक है ना। अगर इसकी खासियत के बारे में बात करेंगे तो ये इंडिया की बिगेस्ट, सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, ठीक है ना। यानी इस पोर्ट पे बहुत सारे बड़े बड़े कंटेनर आते हैं, ठीक है ना। बिगेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये पहला वाला हो गया। सेकंड वन बात करेंगे मोर्मुगोवा के बारे में। मोर्मुगोवा पोर्ट, सो इस नाम में ही लिखा है कि ये कहाँ पे है, ये गोवा में है, ठीक है ना। सो अगर इसके बारे में बात करेंगे, इसकी खासियत ये है कि ये नावल बेस ऑफ इंडिया है। ये इसका मतलब क्या होता है? कुछ भी नेवी के बेस्ड एक्सरसाइजेस होते हैं ना, ये यहीं पे होते हैं। यानी नेवी से रिलेटेड कुछ भी होता है ना, ये मोर्मुगोवा पोर्ट में ही होता है, ठीक है ना। सो इसलिए नावल बेस ऑफ इंडिया कहते हैं इसको, ठीक है ना, ठीक है। सो नेक्स्ट वन देखते हैं पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट है नेक्स्ट वन। सो ये ओडिशा में है ये वाला पोर्ट। ओके, पारादीप पोर्ट कहाँ पे है? उड़ीसा में है। सो इसकी खासियत की बात करेंगे तो ये आयरन ओर के लिए फेमस है। यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा आयरन ओर की एक्सपोर्ट यहीं से होती है। पारादीप पोर्ट से क्या होती है? आयरन का ओर जो है एक्सपोर्ट होती है दूसरे कंट्रीज को, उड़ीसा की पारादीप पोर्ट से, ठीक है ना। ये याद रख लीजिए। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे हल्दिया पोर्ट के बारे में। ये कहाँ पे है? हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल में है, ठीक है ना। और ये इंडिया की रिवरन पोर्ट है, ठीक है ना। ये रिवरन पोर्ट है इंडिया की। ओके, और कौन से रिवर के ऊपर है ये? हुगली, हुगली रिवर के ऊपर हल्दिया पोर्ट है, रिवरन पोर्ट है इंडिया की। ओके, सो नेक्स्ट हम विशाखापट्टनम की बात करेंगे। विशाखापट्टनम पोर्ट, ये कहाँ पे है? विशाखापट्टनम पोर्ट जो है आंध्र प्रदेश में है। ओके, अगर इसकी खासियत के बारे में बात करेंगे तो ये डीपेस्ट पोर्ट होती है इंडिया की, ठीक है ना। डीपेस्ट पोर्ट कौन सी है? विशाखापट्टनम पोर्ट जो है डीपेस्ट पोर्ट होती है। अगर डीपेस्ट पोर्ट होती है तो क्या फायदा है? इंडिया की जो है ना ये सबसे डीपेस्ट पोर्ट है, सबसे ज़्यादा डेप्थ है विशाखापट्टनम पोर्ट की। तो डीप होने का फ़ायदा ये है कि लार्ज शिप्स आ सकते हैं। पोर्ट जितना ज़्यादा डीप हो उतना लंबा शिप वहाँ पे ठहर सकता है, ठीक है ना। ओके, सो इतना ही है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। अब सो पोर्ट्स के बारे में तो समझ में आ गया, और भी पोर्ट्स है उनके बारे में हम आने वाले क्लासेस में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। सो नेक्स्ट एयरपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट इज इन वाराणसी। सो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट जो है वाराणसी में है, ठीक है ना। सो थोड़े इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। ओके, मैं वन लाइनर्स के साथ ही साथ थोड़े उसके टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको बता रही हूँ। आप क्या करेंगे, अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है ना। इतना एक ही बार में आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला, मैं ये गारंटी से बोलती हूँ, ठीक है ना। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे देखना, एयरपोर्ट पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल। ये मैं जो भी पढ़ा रही हूँ ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में पढ़ाने वाली हूँ अभी। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है कहाँ पे है? दिल्ली में है, ठीक है ना। दिल्ली में कौन सी है? इंदिरा गांधी है। आप कंफ्यूज होते हो इंदिरा और राजीव गांधी एयरपोर्ट के बारे में। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? ये हैदराबाद में है, ठीक है ना। कहाँ पे? ये हैदराबाद में है।
इंदिरा गांधी दिल्ली में, राजीव गांधी हैदराबाद में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। सो नेक्स्ट हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? ये कोलकाता में है। ठीक है ना, कोलकाता में है, याद रख लीजिए और नोटबुक में भी नोट डाउन कर लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। ठीक है ना। सो नेक्स्ट वन देखना, नेक्स्ट कौन सी है? छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, मुंबई में है। ठीक है ना, ये वाला एयरपोर्ट। सो नेक्स्ट वाला देखना, यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनकी जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? नागपुर में। ठीक है ना, नागपुर में है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, सो नेक्स्ट वाला देखते हैं, यहाँ पे कौन सा? मैंगलोर, मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? मैंगलोर में है, बैंगलोर कर्नाटका में। ठीक है, सो नेक्स्ट वाला कोयम्बतूर, कोयम्बतूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? कोयम्बतूर नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है कोयम्बतूर में ही है। ठीक है ना। सो ये जो है थोड़े इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। ठीक है ना, याद रख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। एग्जामिनेशन में ना गारंटीड है कुछ ना कुछ तो आएगा, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, कौन से भी स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन हो। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं, नेक्स्ट लास्ट वाला वन लाइनर है। सो दे आर 6 प्लेयर्स इन वॉलीबॉल। सो वॉलीबॉल का खेल जानते हो ना, सो उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं? 6 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है ना। सो थोड़े इंपॉर्टेंट गेम्स एंड उसके प्लेयर्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सो वाटर पोलो में कितने प्लेयर्स होते हैं? 7 प्लेयर्स होते हैं। एंड नॉर्मली ओनली पोलो के बारे में बात करेंगे तो इसमें 4 प्लेयर होते हैं। ठीक है ना। सो नेक्स्ट हम नेट बॉल की बात करेंगे। सो नेट बॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं? वो होते हैं 7। देन हम बात करेंगे कबड्डी के बारे में। कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं? कबड्डी खेले हो ना बचपन में, कबड्डी में होते हैं 7। खो खो में कितने होते हैं? 9 होते हैं। ठीक है ना। और बेसबॉल में 9 होते हैं। ठीक है ना। हॉकी में कितने होते हैं? 11 होते हैं। फुटबॉल में कितने होते हैं? 11 होते हैं। क्रिकेट में कितने प्लेयर्स होते हैं? 11 होते हैं। और नेक्स्ट बात करेंगे बास्केटबॉल के बारे में। सो बास्केटबॉल में होते हैं 5। ओके, देन यहाँ पे फुटबॉल 11 है फुटबॉल। देन हम बात करेंगे रग्बी फुटबॉल के बारे में, रग्बी फुटबॉल के बारे में। सो इसमें होते हैं 15 प्लेयर्स। ठीक है ना, रग्बी फुटबॉल में 15 प्लेयर्स होते हैं। सो ये एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, याद रख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। सो इतने ही है आज का क्लास। होप आपको पसंद आ गया होगा ना, आप नोट डाउन कर रहे होंगे। ठीक है ना। सो इस सेशन को ना बिल्कुल भी, अभी तक के 5 सेशन कर चुके हैं और इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। आप प्लीज़ इनको ना नोट डाउन कर लीजिए और रिवाइज कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको यूज़ तो बिल्कुल आ जाएगा। ओके, स्पेशली मैं एसएससी एंड रेलवे की बात कर रही हूँ, दोनों एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ आएगा। ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप लोग? ओके, पढ़ लीजिए अच्छे से। ओके, एंड अगर सेशन अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, आपके पढ़ने वाले दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। एंड सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, एंड हार्ड वर्क करो, लिखने में कुछ नहीं जा रहा। थोड़े बच्चे होते हैं लिखते तो बिल्कुल भी नहीं,
ठीक है ना, लिख लीजिए, उससे ना कुछ नहीं होता। हार्ड वर्क कीजिए अच्छे से। अगर आप 100% हार्ड वर्क करते हो ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका सक्सेस जो है 100% आपके करीब आएगा। ठीक है ना, इसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप हार्ड वर्क करते हो। ठीक है ना, सो टेंशन ना लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, सिलेक्शन आपका ज़रूर हो जाएगा अगर आप हार्ड वर्क करते हो। ठीक है, एंड सुबह उठ के क्या बोलना है, आई कैन एंड आई विल। आप ना कर सकते हो। ठीक है, आप लास्ट तक आए हो पढ़ने के लिए, आप में पेशेंस है, आप पढ़ने का व्हाट इज दैट विल लगते हो, तो क्यों नहीं होगा आपका। ठीक है ना, सो आई कैन एंड आई विल 10 बार बोलिए। ओके, इससे आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक है, सो इतना ही रखते हैं क्लास को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं कल शार्प 7 PM को। बाय बाय।